हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोस्तों टेंशन में आया पाकिस्तान। आखिर क्यों अचानक भागे भागे दावोस से पहुंच गए दुबई। दोस्तों, क्या पाकिस्तान बिगाड़ेगा भारत का खेल? क्या दोनों देशों के बीच खड़ी करेगा दीवार? दोस्तों, आखिर क्या है, क्यों अचानक दुबई की यात्रा पर पहुंचा पाकिस्तान? दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर। 24 घंटों में ही ट्रंप का शांति राग गया बिगड़। ईरान पर हमले की तैयारी में पहुंचा जंगी बेड़ा। दोस्तों, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों से हमले के विकल्प भी मांग लिए हैं। बताएंगे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। इधर इजराइल भी हुआ अलर्ट। दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे उधर ईरान ने भी दोस्तों ट्रंप के दावों को झुटला दिया। कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 800 कैदियों की बातें कही थी कि हमने उनकी फांसी रोक दी है, वो सरासर झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मन की बात कही थी दोस्तों, जिसके बाद बताएंगे जैसे ही ये खबर ट्रंप को पता लगी, दोस्तों अपनी इज्जत बचाने के लिए अब जंगी जहाज को ईरान की तरफ मोड़ दिया है। दोस्तों, साथ में ईरान ने भी कर ली है बड़ी तैयारी। बताएंगे सबसे बड़ी खबर अभी किसी बीच। बताएंगे 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर S-400 की दिखेगी दहाड़, और तो और ऑपरेशन सिंदूर की भी दिखेगी झांकी। दोस्तों, बताएंगे कैसे धू धू कर जलेगा पाकिस्तान, क्यों भारत की मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, लिया बड़ा फैसला। साथ ही बताएंगे 4 साल में पहली बार अमेरिका, रशिया और यूक्रेन की बड़ी बैठक अबू धाबी में हो रही है बातचीत। क्या युद्ध पर लगेगा विराम? वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, जिसके बाद भारत हुआ चौकन्ना। जानकर आप भी चौंक जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहनी थी बुलेट प्रूफ जैकेट। पिक्चर दिखते ही मच गया बवाल। दोस्तों, वहीं दूसरों की जमीन पर खेती कर रहे किसानों के खाते में 22वीं किस्त आएगी या नहीं? बताएंगे कब तक आएगी 22वीं किस्त। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि अपना भारत अब दुश्मनों की चाल को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा ये नया भारत। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर हैं। इस दौरान उनका यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इशाक डार के दौरे की जानकारी पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने दी है। वो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के बाद सीधे दुबई पहुंचे। दोस्तों, उनका यह दौरा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के बाद हो रहा है, और यहीं पर है असली खेला, असली पाकिस्तान का। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बयान जारी करके कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आधिकारिक यात्रा पर स्विट्जरलैंड के दावोस से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान इशाक डार यूएई के अधिकारियों के साथ आधिकारिक बैठक करेंगे। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने इससे ज्यादा कोई जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि उनकी ये यात्रा अप्रत्याशित मानी जा रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है, क्यों दावोस से सीधा पाकिस्तान पहुंचा दुबई? बता दे, पाकिस्तान को यह आशंका है कि भारत जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर बड़ा रक्षा समझौता कर सकता है, और यह रक्षा समझौता पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते जैसा हो सकता है। बस यहीं पर दोस्तों पाकिस्तान के लिए मामला फंस गया। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि हमारी तरह अगर यूएई के साथ भी भारत के लिए रक्षा समझौता हो गया तो मामला फंस सकता है। जी हाँ, यानी अगर यूएई पर या फिर भारत पर अटैक होता है तो ये हमला दोनों पर ही माना जाएगा, और भारत के लिए फिर यूएई अपने हथियार भेजेगा, अपने सैनिक भेजेगा और भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत यूएई में रक्षा समझौता होता है तो भविष्य में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान ने यूएई से भारी मात्रा में कर्ज लिया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यूएई में नौकरी करते हैं। पाकिस्तान यूएई व्यापार को भी नुकसान पहुंच सकता है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 19 जनवरी को भारत यात्रा पर आए थे। उनका ये दौरा मात्र 3.5 घंटे का था, लेकिन इस दौरान भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौते भी हुए। इस दौरान
दौरान भारत और यूएई के बीच एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए समझौते का फ्रेमवर्क भी तैयार करने की दिशा में काम करने की खातिर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा अंतरिक्ष व्यापार, अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया का निर्माण, एलएनजी निर्यात समझौता, परमाणु सहयोग समझौता, गुजरात में हवाई अड्डा स्थापित करने का समझौता अहम है दोस्तों। अब ऐसे में उनके भारत दौरे के बाद पाकिस्तान के हाथ पैर सूजने लगे दोस्तों, कांपने लगे कि कहीं सेम समझौता भारत और यूएई के बीच में ना हो जाए जैसा कि हमने सऊदी के साथ किया है। अगर ऐसा हो गया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छे से मालूम है दोस्तों, और इसी बात को सुलझाने के लिए, इसी डर को खत्म करने के लिए दावोस से सीधा बिना पूछे दुबई पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा वहां पर जाकर अब ये कौन सा नया गुल खिलाते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा डर है तो ये डर बहुत अच्छा है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन, अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर तरीके की सच्ची और बेहतरीन और सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च के ठीक 24 घंटे के बाद ही अमेरिका ईरान संबंध फिर गर्मा गया दोस्तों। वैश्विक शांति का दावा करने वाले इस संगठन के बाद अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में सैन्य जमावड़ा तेज कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं दोस्तों। चौंकाने वाली जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्पों की मांग की है जिनका असर निर्णायक हो। जी हां, रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन पर काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। दूसरी तरफ आज ही अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मिडल ईस्ट पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, इसके चलते यह आशंका जताई जा रही है कि क्या अमेरिका ईरान पर कोई अचानक सैन्य कार्रवाई करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अरब सागर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंकॉम के जोन में आ चुका है। साथ ही अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद बेस पहुंच गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले साउथ चाइना सी में तैनात था। 20 जनवरी को ये मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में दाखिल हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन 20 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ा और बाद में अपनी लोकेशन छिपाने के लिए ऑटोमेटिक पहचान सिस्टम बंद कर दिया। इसी रफ्तार से चलने पर आज मिडिल ईस्ट में पहुंच सकता है दोस्तों। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एयरफोर्स ने जॉर्डन में कम से कम 12 F-15 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि और विमान भी रास्ते में हैं। दोस्तों 20 से 22 जनवरी के बीच अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान कई बार जॉर्डन के मफराक अल खवाजा एयरबेस पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों से पैट्रियट 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाए गए हैं। इनका मकसद इसराइल को ईरान की जवाबी कार्रवाई से बचाना है, क्योंकि तेहरान पहले ही बदले की धमकी दे चुका है। इसके अलावा हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्जिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं। इससे दोस्तों आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका संभावित सैन्य ऑपरेशन के लिए रसद और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि मिडल ईस्ट में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पर भी विचार चल रहा है, ताकि इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के संभावित हमले से बचाया जा सके। जी हां, वहीं अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अकबरी ने कहा है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर है। हमारी मिसाइलें आदेश के इंतजार में दुश्मन पर गरजने को तैयार है। एक अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल अली अब्दुल्लाही अली अलाबादी ने चेतावनी दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडल ईस्ट में उसके भी सभी सैन्य अड्डे और इजराइल के केंद्र ईरान के निशाने पर होंगे। लेकिन वहीं आपको चौंकाने वाली बताते खबर दोस्तों, अब इजराइल भी एक्टिव हो गया है। इजराइल ने भी ईरान पर 7 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देने का बयान दे दिया दोस्तों। इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ फिर से कोई हमला किया तो उसे पहले से भी 7 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा।
दोस्तों स्विट्जरलैंड के दावोस में मीडिया से बात करते हुए बरकात ने कहा कि इजराइल पहले भी ईरान को निशाना बना चुका है और आगे किसी भी उकसावे पर जवाब और ज्यादा कठोर होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछली सैन्य कार्रवाई में इजराइल ने ईरान की सैन्य कमजोरी को उजागर कर दिया है। दोस्तों अब हालत बहुत ज्यादा नाजुक बना हुआ है ईरान में और हालात भी कुछ ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों बड़ा अटैक कर सकता है अमेरिका और अमेरिका के अटैक होते ही उधर से इजराइल भी बड़ा अटैक करेगा, यानी चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी है ईरान को। अब देखना ये होगा ईरान अपने आप को कैसे बचा पाता है इस अटैक से, क्योंकि ईरान एक देश है और अगर अमेरिका उस पर हमला कर रहा है तो वो मात्र युद्ध पोतों को भेज करके लड़ाई लड़ेगा। अब देखना ये होगा कि युद्ध पोत वर्सेस देश कौन जीतता है दोस्तों, और क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रम्प अटैक करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका बार बार ढकोसला ही देता है या फिर इस बार वो वाकई में अटैक करेगा? जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दे ईरान की तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन तो पहुंच रहा है दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी तेल ले जाने वाले 9 टैंकरों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों प्रदर्शन इंटरनेट बंदी के बीच सबसे बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों अमेरिका ने। बड़ा कदम उठाते हुए ईरानी तेल की अवैध ढुलाई में शामिल 9 तेल टैंकरों और उनके मालिकों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक इन जहाजों के जरिए सैकड़ों मिलियन डॉलर का प्रतिबंध ईरानी तेल विदेशी बाजारों तक पहुँचाया जा रहा था। अमेरिका का कहना है कि यह प्रतिबंध ईरान सरकार द्वारा नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई छिपाने के लिए इंटरनेट शटडाउन के जवाब में लगाए गए हैं। तो वहीं दोस्तों ईरान ने भी बड़ा शौक दे दिया ट्रंप को, खुलेआम कह दिया कि 800 कैदियों की फांसी रोकने का दावा जो ट्रंप कर रहे हैं वो पूरे तरीके से सफेद झूठ है, हमने किसी की फांसी नहीं रोकी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के शीर्ष अभियोजक ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को पूरे तरीके से झूठा बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है। ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसी मिज़ान ने देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोहवाहिदी की टिप्पणी का हवाला दिया। इससे फिर सवाल उठता है कि क्या देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दी जाएगी? और इस दावे के बाद, इस ऐलान के बाद क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेइज्जती हुई है? दोस्तों ये देखने वाली बात रहेगी, जहां वो चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरी वजह से 800 कैदियों की फांसी रोकी गई है, इसीलिए अब मैं ईरान पर अटैक नहीं करूंगा। लेकिन अब ईरान ने जो ये कह दिया है कि अमेरिका ने झूठ कहा है, सफेद झूठ कहा है, हमने किसी की फांसी नहीं रोकी है, ये कहीं ना कहीं ट्रंप के दावों पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। और ट्रंप के दावे एक बार फेल नहीं हुए हैं, लगातार हर एक देश के साथ हर एक दावों, हर एक बयान झूठे निकले हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं अगली और सबसे बेहतरीन खबर की, जहां कर्तव्य पथ पर S-400 की दहाड़ पहली बार गणतंत्र दिवस में दिखेगी एयर डिफेंस सिस्टम की झलक दोस्तों, जिसने ढेर कर दिए थे पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट। जी हां, साथ में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की तगड़ी झांकी, पाकिस्तान का F-16 धू धू कर जलेगा। S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर दोस्तों एक बेहद खास झांकी दिखाई जाएगी। सेना के तीनों अंग यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना की इस साझा झांकी में दिखाया गया है कि कैसे महज 88 घंटों के भीतर पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया गया था। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS हेडक्वार्टर की इस झांकी में 6 से 7 मई की रात को राफेल लड़ाकू विमानों के जरिए पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालयों पर हवाई हमले दिखाए गए हैं। इस झांकी से जुड़े IDS अधिकारी एयर कमांडोर मनीष सब्बरवाल ने ABP न्यूज से बातचीत में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के तीनों अंगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। ऐसे में सेना के तीनों अंगों की साझा झांकी प्रस्तुत की जाएगी। झांकी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दर्शाया गया है, जिसने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी वायुसेना के एक टोही विमान को मार गिराया था। झांकी में इस टोही विमान का मॉडल भी शामिल किया गया है। झांकी में आकाश मिसाइल और दूसरे काउंटर ड्रोन्स गन्स भी दिखाए गए हैं, जिन्होंने 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान के करीब 900 ड्रोन्स को सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और रण ऑफ कच्छ यानी गुजरात में मार गिराए थे। साथ में इजरायली हथियार भी नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर S-400 की दहाड़ देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इस बार कौन कौन गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जाने वाला है, इस झांकी को देखने के लिए जरूर कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप घर से ही टीवी पर इसको देखेंगे, जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
4 साल में पहली बार अमेरिका, रूस और यूक्रेन की बैठक अबू धाबी में हो रही बातचीत। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अबू धाबी में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत शुरू होने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये बातचीत 24 जनवरी को भी जारी रहेगी, यानी आज भी जारी रहेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि बातचीत आज अबू धाबी में शुरू हुई और यह 2 दिनों तक जारी रहने वाली है, जो बातचीत को बढ़ावा देने और संकट के राजनीतिक समाधान खोजने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। बयान में यह भी कहा गया है कि इसी समय यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने उम्मीद जताई है कि बातचीत यूक्रेनी संकट के समाधान को करीब लाएगी। इससे पहले दिन में क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा था कि रशिया और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि सुरक्षा मुद्दों पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक शुक्रवार को अबू धाबी में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका मिडल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और फेडरल एग्जीक्यूशन सर्विस कमिश्नर जोश ग्रुएनबाम के साथ लगभग 4 घंटे तक बातचीत चली। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान बनता जा रहा हमास का सुरक्षित ठिकाना। दोस्तों, अपना भारत हुआ चौकन्ना। बता दें, रिपोर्ट में चेतावनी दे दी गई है कि आतंकवादी संगठन हमास का पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में वैचारिक और लॉजिस्टिक्स आधार बनाना एक वास्तविक और गंभीर खतरा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जब वैश्विक समुदाय गाजा में हमास के सैन्य ढांचे को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसी समय पाकिस्तान हमास के पुनर्गठन के लिए अगला उपजाऊ क्षेत्र बनता जा रहा है, जो पश्चिमी देशों और क्षेत्र में उनके हितों के लिए बड़ा जोखिम है। पाकिस्तान में हमास की मौजूदगी से भारत की भी टेंशन बढ़ सकती है। भारत इस घटनाक्रम पर पैनी नजरें भी बनाए हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका स्थित मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 जनवरी 2026 को अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर सरकारी संगठन बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य गाजा में स्थिरता को बढ़ावा देना, भरोसेमंद और वैध शासन बहाल करना तथा स्थायी शांति सुनिश्चित करना है। 18 जनवरी को संगठन के अध्यक्ष के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया। हालांकि रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर हमास के प्रतिनिधियों को खुली छूट देता है, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और स्थानीय आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह का रवैया हमास को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के पश्चिमी प्रयासों को कमजोर करता है और ये बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को आज भी अब भी एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में देखना चाहता है। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इधर गणतंत्र दिवस पर पंजाब को दहलाने की थी बहुत बड़ी साजिश, जो हुई नाकाम। 2.5 किलो RDX के साथ 5 आतंकवादी गिरफ्तार। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर पंजाब को दहलाने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी। होशियारपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर के साथ संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 4 आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लगभग 2.5 किलोग्राम RDX से बना शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण और 2 अवैध पिस्तौल बरामद की गई है। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों, साथ ही बता दें, नेवी चीफ ने उधर पाकिस्तान को ललकारा, कहा अगली बार मौका दो तो फिर दिखाते हैं कि जवाब देना क्या होता है। बता दें, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कल रांची के एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिद्वंदी तो इतने डरे हुए थे कि बाहर ही नहीं निकले, वे अपने मकान के आसपास ही घूम रहे थे। उन्होंने तो हमें लड़ने तक का मौका नहीं दिया। एक बार मौका देकर तो देखे, फिर हम बताते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम नए हथियार पर विचार कर रहे हैं, साथ ही हम नई रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। वही बता दें, दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर क्या पहुंचे आसिम मुनीर, वीडियो में कुबड़ देख चौंक गए लोग। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल, क्या आसिम मुनीर ने देख ली धुरंधर पिक्चर। बता दें, पाकिस्तान में PM शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके आसिम मुनीर हाल ही में दावोस पहुंचे थे। स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2026 के सम्मेलन में जहां दुनिया भर के नेता अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी जैकेट को लेकर चर्चा में आ गए। आसिम मुनीर का वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें उनकी पीठ पर निकला हल्का कुबड़ देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने ज्यादा ध्यान से देखा तो कई लोगों को उनके कोट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट की हिंट दिखाई दे गई। दरअसल पाकिस्तान को प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावोस का वीडियो शेयर किया था, जिसमें पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दावोस में टहलते दिखाई दे रहे थे। डार का मकसद भाईचारा
नजारे की तस्वीर दिखाना था, लेकिन जनता की नजरें जनरल के कोट पर पहुंच गई। दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो को जूम करके देखा तो जनरल मुनीर के ब्लेजर के नीचे कुछ अजीब उभार नजर आया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर यह दावा आग की तरह फैल गया कि हासिम मुनीर स्विट्जरलैंड जैसे सुरक्षित देश में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहे हैं। आखिर किसके डर से, वो भी स्विट्जरलैंड में। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली से ही शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को दे दी बहुत बड़ी चुनौती, बता दिया फांसीवादी कातिल, हत्यारा, फांसीवादी, सत्ता लोभी, गद्दार तक कह दिया। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को बता दें, बांग्लादेश के अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विरोधियों को चुनौती दे दी। उन्होंने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम बांग्लादेश में लोकतंत्र की रक्षा में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस हत्यारे और फांसीवादी हैं। शेख हसीना ने कहा कि देश में हिंसा करवाकर ये सरकार बांग्लादेश को आतंक और अपराध की आग में झोंक रही है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक ताकतों ने माहौल खराब करके रख दिया है, एक उपजाऊ भूमि को बंजर बना दिया गया है। अब बांग्लादेश के लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के दुश्मनों ने बहुत बड़ी साजिश की और ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार गिरा दी गई। इसके बाद से देश में कानून का राज खत्म हो गया है, बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो गया, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई। आज वहाँ युवतियां भी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में न्याय मजाक बन गया है। ऐसी विपदा के समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठे होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। विदेशियों की कठपुतली बन गई है। यूनुस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है और बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम करना जरूरी है ताकि इसकी आजादी के लिए दिया गया बलिदान जाया ना जाए। वहीं आपको बता दें, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर टेंशन में क्यों आया अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तो लग गई लॉटरी। दोस्तों अफगानिस्तान का तालिबान प्रशासन ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर टेंशन में है। उसको ये डर है कि चाबहार के रास्ते व्यापार करने का उसका सपना टूट सकता है। ये घटना तब सामने आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रास्ते व्यापार को बंद कर दिया है। ऐसे में चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान के लिए किसी दूसरे बंदरगाह को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा असर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर बढ़ेंगे आगे, क्या कैसे भारत EU समिट से शुरू होने जा रहा रिश्तों का नया चैप्टर। दोस्तों यूरोपीय यूनियन का मानना है कि 27 जनवरी को होने वाली भारत EU समिट दोनों पक्षों के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। समिट से पहले अधिकारियों ने भारत को EU का एक अहम साझेदार बताया है। अधिकारियों का कहना है कि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के बीच ये सहयोग न सिर्फ तार्किक है बल्कि बेहद जरूरी है कि दोनों ओर से नेतृत्व वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी संवाद करें। हालांकि इस दौरान EU की ओर से दोनों पक्षों के बीच होने वाली FTA को लेकर ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि डील पर अभी वार्ताएं हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस डील के बाद दोनों ही ओर से टैरिफ में कमी आएगी। आने वाली समिट में मोबिलिटी करार पर भी सहमति बन सकती है। इस करार में छात्रों, कामगारों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लोगों को भी कवरेज मिल सकती है। दोस्तों लेकिन इसमें जो सबसे बड़े धुरंधर निकल कर सामने आए हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी जी के आंख कान जयशंकर जी। EU से महाडील के मोर्चे पर सबसे फिट विदेश मंत्री साबित हुए जयशंकर जी। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यह साबित कर दिया है कि वो विदेश मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सही चुनाव है। तभी तो वो यूरोपीय संघ से होने जा रही महाडील के लिए सबसे अहम किरदार हैं, कैरेक्टर हैं। जयशंकर जी ने गुरुवार को ही यूरोपीय संघ के राजदूतों से मुलाकात की और 27 जनवरी को होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने के लिए सहयोग की अपील कर दी। इस अवसर पर भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के नतीजों का ऐलान करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, अंतिम खबर, क्या दूसरों की जमीन पर काम कर रहे, खेती कर रहे किसानों के खाते में आएगी 22वीं किस्त? ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा था दोस्तों, जिसका जवाब हम आपको बताते हैं। PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार हर किसी को है, लेकिन यह किस्त उन किसानों को नहीं मिलेगी जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, क्योंकि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि भूमि है। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना शुरू की थी, जिसमें बाद में बदलाव हुए। 22वीं किस्त 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होने के बाद जारी होने की संभावना है। दोस्तों ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बजट पेश होने के बाद 1 फरवरी के बाद ही 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। जी हाँ, ऐसे में खबर कैसी लगी जरूर लिखकर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।